सो हेलो एवरीवन। ये चैप्टर नंबर 5 हमारी ऑडिटिंग सीरीज़ चल रही है। उसमें चैप्टर नंबर 5 है जो है ऑडिटिंग प्लानिंग। इससे पहले हम 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपने आई आई होप आपने वो लेक्चर्स कंप्लीट करने के बाद ही आप इस लेक्चर पे आए होंगे, तभी आपको ये आगे समझ आने वाला है, नहीं तो कोई समझ नहीं आएगा। तो जो अभी आप देख रहे हैं लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करना है और सीरीज़ से देखना है इसको। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं ऑडिट प्लानिंग क्या होती है। तो चैप्टर नंबर 4 तक आपको अगर सब समझ आ रहा है तो ये भी आपको बहुत समझ आ जाएगा। बहुत आसान है, सब कुछ बहुत सिंपल है। और अकाउंटिंग पढ़ने के बाद ही ऑडिटिंग पढ़ना, पहले ऑडिटिंग मत पढ़ना। ठीक है, अगर जब आपने अकाउंटिंग क्लियर कर कंप्लीट कर ली हो कहीं इस चैनल से या कहीं और दूसरे चैनल से, जहाँ से भी पढ़ा हो आपने अच्छे से अकाउंटिंग पढ़ लिया, तभी आपको ऑडिटिंग अच्छे से समझ आएगा। आप इस वीडियो को देखोगे तो समझ तो आ जाएगा, लेकिन आप इसको ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रख पाओगे अगर आपने अकाउंटिंग अच्छे से नहीं पढ़ी है तो। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम ऑडिट प्लानिंग। ठीक है, तो सबसे पहले समझो ऑडिट प्लानिंग का मतलब क्या होता है। ऑडिट प्लानिंग का मतलब होता है ऑडिट के काम को सिस्टमेटिकली प्लान करना, ताकि पूरा ऑडिट एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली कंप्लीट हो सके। ठीक है, यानी ऑडिटर एक ऐसा रोड मैप बनाता है जिससे उसे क्लियर होता है कि क्या काम करना है, कैसे करना है और कब तक करना है। तो ये है ऑडिट प्लानिंग का मतलब। ऑडिट प्लानिंग refers to the process of developing a general strategy and detailed approach for conducting an audit. It is the first and most important step in the audit process as it provides direction and guidance for the entire audit. इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन है ऑडिट प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग द overall audit strategy for the engagement and developing an audit plan to reduce क्यों टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल, की कम से कम रिस्क को कम से कम किया जा सके। इन सिंपल वर्ड्स हम कहें तो ऑडिट प्लानिंग इज़ द रोड मैप विच गाइड्स द ऑडिटर ऑन हाउ टू कैरी आउट एन ऑडिट एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो इसके पर्पज़ क्या है? टू इंश्योर ऑडिट वर्क properly organized, to avoid unnecessary delays, to ensure that all important areas are covered, to complete the audit within the specified time। तो वो सेम चीज़ हिंदी में थोड़ा गलती से इसकी फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ी छोटी रह गई थी, लेकिन आप इंग्लिश में आप देख लो और हिंदी में भी आई होप आपको ये दिखाई दे रहा होगा। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो आप यूट्यूब पे इसको जूम कर सकते हो, जूम का ऑप्शन मिलता है अगर आप इसको हिंदी में ही देखना है तो। ठीक है, बाकी जो टेलीग्राम में पीडीएफ है उसमें आप पीडीएफ में आराम से अच्छे से आपको दिख जाएगा, क्योंकि ये डबल स्क्रीन कर रखी है मैंने, तो हो सकता है आपको हिंदी वाला छोटा दिख रहा हो। बाई मिस्टेक मुझसे ये फ़ॉन्ट साइज चेंज करना मैं भूल गया था। ठीक है, तो चलिए पर्पज़ ऑफ ऑडिट देखते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट प्लानिंग के, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट प्लानिंग आर, जैसे ये इसके ऑब्जेक्टिव्स है। टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द ऑडिट ओपिनियन, मतलब जो आपके सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन करना इसका ऑब्जेक्टिव है। टू एंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन, कि आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके और आपका जो ऑडिट स्टाफ है उसका और रिसोर्सेज का उसका। टू आइडेंटिफाई हाई रिस्क एरियाज, हाई रिस्क एरियाज़ कौन से हैं और उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करें ऑडिट को। और ऑडिट वर्क को कोऑर्डिनेट करने के विद किसके साथ? मैनेजमेंट एंड अदर ऑडिटर्स। टू एंश्योर दैट द ऑडिट इज कम्प्लीटेड विद इन द टाइम फ्रेम एंड बजट। ये सब चीज़ें जो मैंने आपको समझाई है वही। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडिट प्लानिंग क्या है? एक सेकेंड। ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो जब आप लोग प्लानिंग करते हो, आप जब प्लानिंग करते हो तो एक क्लियर ऑब्जेक्टिव होता है ना, वैसे ही ऑडिटिंग प्लानिंग का भी कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक तो सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट एविडेंस आपको ऑब्टेन करने, ठीक है, और ऑडिट स्टाफ और रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, हाई रिस्क एरियाज आइडेंटिफाई कर उन पे ज़्यादा फोकस करना, ऑडिट वर्क को मैनेजमेंट और अदर ऑडिटर्स के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए इसका ऑब्जेक्टिव है ऑडिट प्लानिंग का। ऑडिट को टाइम और बजट के अंदर कंप्लीट करना, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिटिंग प्लानिंग देखे, ये ऑब्जेक्टिव्स हिंदी में हो गए आपके। और ये अब आता है ऑडिट योजना का महत्व, मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट प्लानिंग। तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है। मान लो, पहले तो मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ जैसे ऑब्जेक्टिव्स का। मान लो एक कंपनी के कैश ट्रांजैक्शन ज़्यादा है, तो ऑडिटर प्लानिंग में डिसाइड करेगी कैश सेक्शन पे एक्स्ट्रा चेकिंग करनी है। ठीक है, तो ये है इसका एक एग्जांपल मान लिया आपने। और इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडिट के देखो, तो अब ये देखते हैं कि ऑडिट प्लानिंग करना इतना ज़रूरी क्यों है। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि टाइम और रिसोर्सेज का इफ़ेक्टिव यूज़ हो सके। ठीक है, जो एंश्योर इफेक्टिव यूज़ ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। प्रॉब्लम एरियाज़ पे पहले ही फोकस मिलता है, हेल्प्स इन आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एरियाज़ बिफोर हैंड। ऑडिट टीम को डायरेक्शन मिलता है। ठीक है,
सारे जो मटेरियल एरियाज उसको कवर हो जाते हैं, ठीक है। रिड्यूस द चांसेस ऑफ और एरर्स, ओमिशंस और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क की जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं, किससे? ऑडिट प्लानिंग से, ठीक है। जैसे अब एक सिंपल लाइन याद रख लो आप कि ए वेल प्लान्ड ऑडिट इज़ हाफ डन सक्सेसफुली। मतलब आपने अगर एक वेल प्लान्ड प्लानिंग कर ली तो ऑडिट आधा तो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो स्टेप्स इन ऑडिट प्लानिंग क्या है? ऑडिट प्लानिंग के चरण, स्टेप्स इन ऑडिट प्लानिंग। तो हिंदी में देखो, ग्राहक के व्यवसाय व्यवसाय को समझना, मतलब अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट्स बिजनेस, की क्लाइंट्स का बिजनेस क्या है। तो समझेंगे कि ऑडिट प्लानिंग एक्चुअली कैसे होती है, यानी उसके स्टेप्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट्स बिजनेस। तो मान लो, हाँ, ऑडिटर को सबसे पहले क्लाइंट का बिजनेस को अच्छे से समझना होता है, उसका नेचर ऑफ बिजनेस, इंटरनल कंट्रोल कैसा है, अकाउंटिंग पॉलिसीज़, ये सब उसको पहले समझना होता है। एग्जांपल के लिए मैं कहूँ तो अगर एक क्लाइंट एक मैन्युफैक्चरिंग है कंपनी है, तो ऑडिटर को प्रोडक्शन और उसकी इन्वेंट्री सिस्टम को समझना पड़ेगा, है कि नहीं। तो सबसे पहली स्टेप तो ये एक अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट्स, द ऑडिटर मस्ट गेन नॉलेज अबाउट द क्लाइंट्स, नेचर ऑफ बिजनेस, इंटरनल कंट्रोल्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज एक्सेट्रा। इट्स हेल्प द आइडेंटिफाई द रिस्क एरियाज, डिटरमाइन द स्कोप ऑफ ऑडिट। दूसरा, इसका स्कोप का मतलब क्या, ऑडिट किस एरिया और किस पीरियड तक होगा, यानी क्या कवर करना है। एग्जांपल ये मतलब कंपनी, एग्जांपल देता हूँ, एक कंपनी ऑडिट में स्कोप पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होता है, लेकिन इंटरनल ऑडिट में सिर्फ डिपार्टमेंट तक ही लिमिट होता है। जैसे वो या तो इन्वेंट्री का ऑडिट कर रहा है, एचआर का ऑडिट कर रहा है, लेकिन कंपनी ऑडिट में क्या है, इसको पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का उसको ऑडिट करना पड़ता है। तो यही है डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ ऑडिट। स्कोप डिफाइंस व्हाट एरियाज एंड टाइम पीरियड्स द ऑडिट विल कवर, कि कितना किस एरिया को कवर करना और कितना टाइम पीरियड्स में। इट डिपेंड्स ऑन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एंड स्ट्रेटजी रिक्वायरमेंट्स। अब देखो, तीसरा जो पॉइंट है, हम जो पढ़ रहे हैं कि स्टेप कौन कौन से, इसमें एक तो पहले अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट्स बिजनेस, फिर डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ ऑडिट, तीसरा डेवलपिंग द ऑडिट स्ट्रेटेजी। ऑडिट स्ट्रेटेजी एक ओवरऑल अप्रोच होती है कि ऑडिट कैसे करना है। यह डिसाइड होता है कि ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल पे रिले करेगा या डिटेल चेकिंग पे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कहूँ तो अगर कंपनी एक इंटरनल कंट्रोल से स्ट्रॉन्ग है, किसी कंपनी के इंटरनल जो कंट्रोल है वो स्ट्रॉन्ग है, तो ऑडिटर रिलायंस स्ट्रेटेजी लेगा। अगर वीक है तो सब्सटेंसिव स्ट्रेटेजी फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये दो टाइप की होती है आपकी, सब्सटेंसिव टेस्टिंग या फिर इंटरनल कंट्रोल्स का कौन सी बताई मैंने, दूसरी रिलायंस स्ट्रेटेजी, ठीक है। इट डिफाइंस द ओवरऑल अप्रोच टू बी फॉलोड सच एज वेदर रिले ऑन इंटरनल कंट्रोल्स और टू परफॉर्म मोर सब्सटेंटिव टेस्टिंग। अब फोर्थ आता है प्रिपेयरिंग द ऑडिट प्रोग्राम। ये साथ में आप हिंदी का अगर देख रहे हो तो साथ में हिंदी का आप देख सकते हो यहाँ पे। प्रिपेयरिंग द ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्रोग्राम एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जिसमें लिखा होता है कि कौन सा काम कब और किस तरह से करना है, ठीक है। इट इज़ डिटेल प्लान ऑफ ऑडिट वर्क टू बी परफॉर्म, स्पेसिफाई द कौन सा क्या नेचर है उसका, टाइमिंग क्या है, एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर की कहाँ तक उसको ऑडिट करना है। पांचवा, हम जब ये देख रहे हैं, हम स्टेप देख रहे हैं, तो पांचवी स्टेप क्या है, इश्यूइंग द एंगेजमेंट लेटर। प्रिपेयरिंग द ऑडिट प्रोग्राम का एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे कैश ऑडिट, कैश ऑडिट के लिए प्रोग्राम में लिखा क्या होगा कि कैश फिजिकली वेरीफाई करो, ठीक है। बैंक रिकंसलेशन जो आपके स्टेटमेंट है उसको चेक करो, बैंक से कंफर्मेशन लो अगर कुछ गड़बड़ है, कुछ आपको लग रहा है तो। ये सब क्या है, ये ऑडिटिंग प्रोग्राम को प्रिपेयर करने वाली चीज़ें। पांचवा आता है इश्यूइंग द एंगेजमेंट लेटर। तो इस एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, ये होता क्या है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है ऑडिटर और क्लाइंट के बीच, जिसमें दोनों की ड्यूटीज़ और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियरली लिखे होते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और एम्प्लॉयर भी, जैसे पर्पज़ क्या होता है इसका कि भाई कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है तो उसको अवॉइड करने की का इसका पर्पज़ एंगेजमेंट लेटर का। ऑडिट का स्कोप और जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर कर रखने होते हैं इसमें। और जो आपकी फ़ीस और टर्म्स, ये सब कंफर्म करना होता है कि आप कितनी फ़ीस लेंगे ये वगैरह। तो जैसे उसमें ऐसे लिखा होता है एग्जांपल के लिए कि वी कंफर्म, या जगह नहीं है वरना मैं लिख देता, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें लेटर में लिखा होता है कि वी कंफर्म आवर एंगेजमेंट टू ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मान लो कोई ABCD लिमिटेड है, फॉर द ईयर एंडिंग ऑफ March 31, 2005, कुछ ऐसे लिखा होता है। तो वही होता है एंगेजमेंट लेटर। इट इज़ फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट कंफर्म्स द ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट, स्कोप ऑफ वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट।
अब सिक्स्थ जो स्टेप है वो है अलोकेटिंग वर्क टू टीम मेंबर्स। इसका मतलब प्लानिंग के एंड में ऑडिटर टीम के मेंबर्स को काम असाइन करता है। ये इंश्योर करता है कि सब काम प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो और टाइमली कंप्लीट हो। रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्पेसिफिक टास्क आर असाइन टू ऑडिट असिस्टेंट्स एंड सुपरवाइज बाय सीनियर ऑडिटर्स। ठीक है, तो ये इंश्योर करता है कि काम प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो और टाइमली कंप्लीट हो जाए। अब देखो कंपोनेंट्स, ये ठीक है टीम सदस्यों का आपका हिंदी में हो गया। ऑडिट योजना के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिट प्लानिंग। कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिट प्लानिंग मेनली इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। कौन कौन से? ये चार: एंगेजमेंट लेटर, स्कोप ऑफ ऑडिट, ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है, तो चलो एक एक करके इसको समझते हैं। पहले आता है एंगेजमेंट लेटर। पहला आता है एंगेजमेंट लेटर। एंगेजमेंट लेटर क्या होता है? एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है किसके बीच? ऑडिटर और क्लाइंट के बीच। रिटर्न एग्रीमेंट होता है किसके? ऑडिटर और क्लाइंट के बीच, जो कंफर्म करता है टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ये ऑडिट एंगेजमेंट की जो टर्म्स है उसको कंफर्म करता है। इसका पर्पस क्या है? टू अवॉइड जो मिसअंडरस्टैंडिंग किसके बीच? ऑडिटर के और क्लाइंट के बीच में अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको क्लियर करने में इस एंगेजमेंट लेटर का यूज़ किया जाता है। टू डिफाइन द स्कोप एंड नेचर ऑफ ऑडिटर्स वर्क, कि क्या स्कोप रहेगा, क्या नेचर रहेगा ऑडिटर के काम का, वो इसको डिफाइन करता है। आउटलाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, दोनों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको ये करता है, क्लियर करता है। ठीक है, और जो फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कैसा फ्रेमवर्क रहेगा, फीस और क्या बिलिंग रहेगी, ये सब चीज़ें उसमें एंगेजमेंट लेटर में लिखी हुई होती हैं। तो इसमें कंटेंट्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर में क्या क्या लिखा होता है देखो। ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट। ठीक है, ये रे रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है मैनेजमेंट की, ऑडिटर की क्या, फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है, रेफरेंस टू एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स, जैसे कि स्टैंडर्ड 1210 है ये, तो इसको डिटेल में नहीं जाना है, जैसे बस एग्जांपल के मैंने लिखा हुआ है कि इसका 210 का आप रेफरेंस ले सकते हो कि कैसे कैसे स्टैंडर्ड्स रहेंगे उसमें। एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, कि किस टाइप में आपकी ऑडिट रिपोर्ट रहेगी, उसमें क्या क्या कंटेंट रहेंगे, आपकी फ़ीस क्या रहेगी ऑडिटर की, बिलिंग अरेंजमेंट्स कैसे रहेंगे, ये सब एग्जांपल के लिए। ये मैंने जो आपको बता रहा था वो ये रहा कि ऐसा लिखा होता है उसमें। वी कन्फर्म आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स ऑफ आवर एंगेजमेंट टू ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ABC लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड, ये इतना इतना ऐसे इसमें लिखा होता है। बाकी सारी डिटेल्स लिखी होती है कि इतनी फीस रहेगी, ये स्कोप रहेगा, सब कुछ एक लेटर की तरह रहता है जिसको एंगेजमेंट लेटर कहते हैं। दूसरा आता है स्कोप ऑफ ऑडिट। स्कोप ऑफ ऑडिट जो हम पढ़ रहे थे इनमें ही पढ़ रहे हैं कि जो कंपोनेंट्स है, जिसमें हमने एंगेजमेंट लेटर पढ़ लिया, अब स्कोप ऑफ ऑडिट देखेंगे, फिर उसके बाद ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्रोग्राम। तो हमने ये वाला कर लिया, अब देखेंगे स्कोप ऑफ ऑडिट, और साथ में हिंदी में ये रहा स्कोप ऑफ ऑडिट। ठीक है, चलो आओ स्कोप ऑफ ऑडिट। स्कोप का मतलब है ऑडिट की बाउंड्रीज और लिमिट्स, उससे है कि जो डिपेंड करता है कि बिज़नेस का साइज और नेचर कैसा है, उसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है, इंटरनल कंट्रोल कैसा है, और ऑडिटर्स के जजमेंट पे भी ये डिपेंड करता है। द स्कोप ऑफ ऑडिट refers to boundaries, extent and limits within which the auditor has to perform his duties, कि उसकी क्या बाउंड्रीज़ है, कहाँ तक वो कर सकता है, उसकी क्या लिमिट्स हैं, उसके अंदर रह के ऑडिटर को अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना है। अब ये फैक्टर्स कौन कौन से हैं कि ऑडिट स्कोप को जो डिटरमाइन करते हैं, कि नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस क्या है, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है कंपनी का और किसी एंटिटी का जहाँ का वो ऑडिट करने जा रहा है, ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट कैसा है, मैनेजमेंट की रिक्वेस्ट क्या है कि इन केस ऑफ नॉन स्टेटरी ऑडिट्स, जो आपके नॉन स्टेटरी ऑडिट्स है उसमें उनकी रिक्वेस्ट क्या है, कुछ वो सब कुछ उसमें आपके स्कोप ऑफ ऑडिट में कवर हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए इन स्टेटरी ऑडिट, अब स्टेटरी ऑडिट क्या है, लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा है हमने कि टाइप्स ऑफ स्टेटरी ऑडिट में क्या है कि एक मैंडेटरी होता है, जो कंपनीज एक्ट 2013 में जो कंपनीज है उनको सबको करवाना मैंडेटरी है। तो इस ऑडिट ऑफ ए कंपनी द ऑडिटर्स स्कोप कवर द एंटायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसमें जो स्टेटरी ऑडिट है उसमें जो पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग उसको पूरा ऑडिट करना पड़ता है। इन इंटरनल जो ऑडिट है उसमें क्या है, द स्कोप में बी लिमिटेड टू स्पेसिफिक डिपार्टमेंट सच एज प्रोक्यूरमेंट और इन्वेंट्री, मान लो HR डिपार्टमेंट का करना है या इन्वेंट्री का करना है, वो सब आपका स्कोप ऑफ ऑडिट के अंदर कवर हो जाता है। तीसरी है हम ऑडिट स्ट्रेटेजी पढ़ेंगे। ऑडिट स्ट्रेटेजी ओवरऑल प्लान होती है ऑडिट कंडक्ट करने की। ऑडिट स्ट्रेटेजी इज ओवरऑल प्लान और अप्रोच अडोप्टेड बाय द ऑडिटर टू कंडक्ट द ऑडिट एफिशिएंटली, ये आपकी ऑडिट रणनीति कहते हैं जिसको।
इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क, ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर द डिटेल्ड ऑडिट प्लान एंड हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग किसको, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट, प्रोसीजर, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ ऑडिट टीम, कि भाई आपका ऑडिट प्रक्रियाओं की प्रकृति क्या होगी, समय क्या होगा, सीमा क्या होगी, संसाधनों का रिसोर्सेज का आवंटन आप कैसे करोगे, टीम का जो निर्देशन और पर्यवेक्षण मतलब क्या सुपरविज़न, और डायरेक्शन कैसे होगा, ये सब क्या है ऑडिट रणनीति में, आपकी ऑडिट स्ट्रेटजी में सब कुछ कवर किया जाता है। अब ये देखो मैंने जो आपको दो स्ट्रेटजी ऊपर में बता रहा था कि आप इंटरनल में या स्ट्रेटजी में कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ ऑडिट स्ट्रेटेजी है। तो पहली है रिलायंस स्ट्रेटेजी, मतलब इसका क्या है, जब इंटरनल कंट्रोल से स्ट्रॉन्ग हो तो ऑडिटर कंट्रोल पे रिले करता है, कि अगर किसी फर्म के या एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल से स्ट्रॉन्ग है तो ऑडिटर उनके ऑडिटर कंट्रोल पे, उसका जो इंटरनल कंट्रोल पे उस पर रिले करता है। ऑडिटर रिलेज ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटर कंट्रोल्स एंड परफॉर्म्स फ्यूअर डिटेल्ड चेक्स। तो उस केस में वो हल्का फुल्का चेक करता है अगर उस कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं तो। एग्जाम्पल के लिए स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज़ ए रेप्यूटेड बैंक, कोई रेप्यूटेड बैंक है तो उसके अगर इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं तो उसमें कुछ ज़्यादा ऑडिट करने का कुछ बचता नहीं है। और दूसरा आता है सब्सटेंटिव स्ट्रेटेजी, इसका मतलब है जब इंटरनल कंट्रोल्स वीक हो तो ऑडिटर डिटेल चेकिंग करता है, फिर वहाँ पे ऑडिटर परफॉर्म्स एक्सटेंसिव टेस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन बैलेंस। एग्जांपल व्हेन इंटरनल कंट्रोल्स आर वीक, जब इंटरनल कंट्रोल्स वीक है तो ये थोड़ी अच्छी कंपनीज के लिए अच्छा है, और थोड़ा जिनका नाम खराब है उनके लिए ये होता है। बेसिक आप हल्का तरीके से इसको समझे तो। और ये हिंदी में ये लिखा हुआ आपका निर्भरता रणनीति और एक सार्थक रणनीति। लास्ट ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, ऑडिट प्रोग्राम एक डिटेल रिटर्न आपकी लिस्ट होती है जिसमें सारे ऑडिट प्रोसीजर्स लिखे होते हैं, कि आपका ऑडिट प्रोग्राम वो होता है जिसमें आपके सारे जो प्रोसीजर्स लिखे होते हैं ऑडिट के, वो ये रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, रिटर्न डिटेल लिस्ट होती है, सॉरी। एन ऑडिट प्रोग्राम इज़ रिटर्न प्लान दैट लिस्ट द डिटेल्ड ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड बाय द की ऑडिटर किन चीज़ों को फॉलो करेगा। इसके फीचर क्या है कि भाई आपका स्पेसिफिक नेचर होगा, टाइमिंग होगी और एक्सटेंट ऑफ ऑडिट वर्क रहेगा, आप एक सीमा के अंदर तक ऑडिट करेंगे। एक्ट्स एज गाइड एंड रिकॉर्ड फॉर ऑडिट स्टाफ, कि ऑडिट स्टाफ के लिए गाइड होगा, आप एक तरीके गाइड होता है ये जो आपका ऑडिट प्रोग्राम है। हेल्प्स इन सुपरविज़न एंड कंट्रोल ऑफ ऑडिट असिस्टेंट्स, सुपरविज़न और रिव्यू में हेल्प करता है। प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ प्लानिंग एंड हेल्प्स इन रिव्यू, और जो एविडेंस ऑफ प्लानिंग है वो प्रोवाइड करता है। ये आपको एग्जांपल के लिए देखो, आपका कैश एंड बैंक में इंक्लूड ऑडिट प्रोग्राम, जैसे कैश ऑडिट प्रोग्राम में लिखा होगा कि कैश फिजिकली वेरीफाई करो, बैंक रिकन्साइलेशन चेक करो, और आपके अगर कुछ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है तो उनको नोट करो। जैसे कैश एंड बैंक में आप बात कर रहे हो तो यहाँ पे इसको हिंदी तक ले आता हूँ मैं, यहाँ पे ये रहा, ठीक है, कि वेरीफाई कैश बैलेंस फिजिकली, आप जो कैश बैलेंस बता रहे हो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको फिजिकली चेक करो कितना है कि नहीं। चेक बी बैंक रिकन्साइलेशन स्टेटमेंट, जिसको बीआरएस कहते हैं, अकाउंटिंग में हम इसको पढ़ेंगे, बहुत छोटा सा 10-15-20 मिनट का लेक्चर होगा, बहुत सिंपल है। इसका मतलब होता है कि जैसे बीआरएस का मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, बैंक रिकन्साइलेशन स्टेटमेंट का, आप मान लो किसी फर्म के मालिक हो, आपकी कोई एंटिटी है, कोई बिजनेस है आपका, तो आप अपनी एक कैश बुक मेंटेन कर रहे हो या कोई बुक मेंटेन कर रहे हो जिसमें आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो। स्पेशली कैश बुक का या पासबुक का है, इसको आप पासबुक कैश बुक कह दो आप, ठीक है, इसको आप अभी कैश बुक ही समझो। ये कैश बुक है आपकी, और बैंक की होती है एक पासबुक, पासबुक हो गई। अब मान लो आपने किसी को चेक दिया, आपने किसी को चेक दिया, तो वो चेक आपने जैसे ही दिया तो आपने तो मान लिया कि हमने चेक दे दिया मतलब पेमेंट कर दिया, तो आप अपनी जो आपकी बुक है, कैश बुक कह लो या कोई दूसरी बुक हो जिसमें आप रिकॉर्ड करते हो, आपने उसमें एंट्री कर दी कि भाई हमने इस आदमी को इतने का चेक दिया, इस डेट पे दिया, आपने उसकी एंट्री कर दी। लेकिन वो जिसको आपने मान लो आपने रामू को चेक दिया था रामू थोड़ा सुस्त आदमी है, रामू बैंक ही नहीं गया, और जो चेक की टाइम लिमिट थी वो पूरी हो गई और वो बैंक इनवैलिड हो गया। तो आपने तो अपनी बुक में एंट्री कर दी थी कि आपके अकाउंट से पैसा कट गया होगा, लेकिन जब आपने पासबुक को चेक किया तो यहाँ से पैसा नहीं कटा था।
तो ये दोनों डिफरेंट हो गए। तो इन दोनों को सेम करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से आप इसको वापस ऐड करोगे कि ये जो पैसा था वो अभी तक कटा नहीं है। तो यही बैंक और बैंक रिकन्साइलेशन स्टेटमेंट होता है कि आप बैंक और अपनी जो रिकॉर्ड है उसको मैच करने के लिए कुछ करते हो। जैसे और एग्जांपल के लिए बैंक ने आपको कुछ इंटरेस्ट दे दिया, तो आपके पासबुक में तो वो इंटरेस्ट बढ़ गया लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं बढ़ा, तो आप इसमें बढ़ा दोगे तो बराबर हो जाएगा। मान लो आपने कुछ चार्जेस बैंक ने काट लिया आपसे, तो यहाँ घट गया लेकिन आपको पता नहीं था, तो आपने जब चेक किया तो आपका बैंक बैलेंस आपको कम मिला, तो आप अपनी बुक में उसको कम कर लोगे। ये है बैंक रिकन्साइलेशन स्टेटमेंट और कुछ नहीं है। इसी का लेक्चर है वो छोटा सा, बस यही चीज़ पढ़ने वाले हैं उसमें। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे ऑडिट प्रोग्राम में, इसका एग्जांपल देख रहे थे। कंफर्म बैंक बैलेंस डायरेक्टली विद इन द बैंक, आप जाके बैंक से कंफर्म करो कि आपका जो बैलेंस है वो ठीक है कि नहीं। रिव्यू लार्ज और अनयूजुअल ट्रांजेक्शन, कुछ बड़े ट्रांजेक्शन और या कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन जो होते नहीं वो हो रहे हैं उनको चेक करना, ये सब क्या है आपके ऑडिट प्रोग्राम के हिस्से हैं, जिसमें आपके डिटेल्ड ऑडिट प्रोसीजर लिखे होते हैं। तो इसके एडवांटेज क्या है, एक तो सिस्टमेटिक वर्किंग होती है, एंश्योर सिस्टमेटिक वर्किंग, अवॉइड्स ओमिशन और ऑफ इम्पोर्टेंट टास्क, जो ओमिशन से मतलब गलतियों को अवॉइड करते हैं। सर्व्स एज ए रिकॉर्ड ऑफ फ्यूचर ऑडिट्स के लिए रिकॉर्ड की तरह काम करते हैं। हेल्प्स इन असाइनिंग मॉनिटरिंग ऑडिटेड वर्क, और आपका जो वर्क है आप उसको मॉनिटरिंग में और असाइनिंग में उसको हेल्प होती है आपकी, उससे मतलब कार्य आवंटन निगरानी में सहायक होता है। अब इसकी लिमिटेशंस भी क्या है, मे रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी, या आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को कम होती है, इसमें कम कर सकता है। और ऑडिट स्टाफ में फॉलो इट मैकेनिकली, मतलब जो स्टाफ प्रोग्राम मैकेनिकली फॉलो कर सकता है। मतलब जो आपके कहे तो जो महत्वपूर्ण कार्य हैं कुछ आपके, तो उनको वो छोड़ सकता है, उसके छूटने से बच सकता है इस आपके ऑडिट प्रोग्राम में। तो इसकी लिमिटेशंस भी है कि आपने किसी को कहा कि जाके बैंक स्टेटमेंट चेक करके आओ, और गया वो और कह दिया हाँ भाई ठीक, गया ही नहीं उससे पहले ही रास्ते से ही आके, तो इसकी लिमिटेशन है। मे नॉट अडेप्ट टू चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस, मतलब जो आपकी परिस्थितियों में, आप हिंदी में क्या लिखा हुआ, परिस्थितियों में परिवर्तन होने परिस्थिति तुरंत अनुकूलित करना कठिन हो सकता है। मतलब कुछ चेंज हो रहा है, मान लो आपका बैंक के पासबुक में आपने चेक करवाया, बैंक में कुछ हो रहा है अलग मिला आपको, तो इसके आप चेंज करने में थोड़ा ये आपको इसको रिकन्साइलेशन करने में आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़ का फेस करना पड़ सकता है ऑडिट प्रोग्राम के अंडर। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लान और ऑडिट प्रोग्राम। तो देखो ऑडिट स्ट्रेटजी में क्या डिस्क्रिप्शन देखते हैं, ओवरऑल अप्रोच एंड फ्रेमवर्क ऑफ द ऑडिट, पर्पस क्या है, डायरेक्शन सेट करना। ऑडिट प्लान डिस्क्रिप्शन देखें इसका, डिटेल प्लान शोविंग हाउ स्ट्रेटजी विल बी इम्प्लीमेंटेड, जो स्ट्रेटजी आपने बनाई है ये वो कैसे इम्प्लीमेंट की जाएगी वो ऑडिट प्लान डिसाइड करेगा। इंश्योर इफेक्टिवनेस इंश्योर करता है। उसके बाद ऑडिट प्रोग्राम बना रहे हो आप, तो ये क्या करता है, आपका स्पेसिफिक चेकलिस्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, ये एक चेकलिस्ट होती है ऑडिट प्रोसीजर्स की, आपकी कैसे कैसे करना है, तो ये गाइड करता है फॉर डिलीवर। तो एग्जांपल के ये आपको दे रखा है, एडवांटेज ऑफ प्रॉपर ऑडिटिंग, ये आप हम सब ने बहुत डिटेल से देख लिया कि इंश्योर टाइमली कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, ये हिंदी में आ गया लो। facilitates efficient use of audit staff, helps in identifying और focusing on key areas, बिल्कुल improves quality of audit work, ठीक है, and reduces chances of error and duplication, बिल्कुल ठीक है, provides better coordination and communication, बिल्कुल ठीक बात है। तो वही चीज़ें आपकी हिंदी में लिखी हुई है, अगर इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा है तो, बाकी सिंपल इंग्लिश लिखी हुई है, बहुत ही सिंपल। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पुअर ऑडिटिंग, अगर मान लो ऑडिटिंग ठीक से नहीं हुई तो क्या होगा, मिस एलोकेशन ऑफ ऑडिट रिसोर्सेज, आपकी ऑडिट प्लानिंग आपकी अगर ठीक से नहीं हुई, हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, ऑडिट प्लानिंग पढ़ रहे हैं, अगर ये ठीक से नहीं हुई तो क्या, जो आपका रिसोर्सेज है उसका अलोकेशन ठीक से नहीं हो पाएगा। अब मिसिंग की ऑडिट एरियाज़ और जो आपका कुछ रिस्की एरियाज थे वो छूट जाएंगे आपसे, डिलेज इन ऑडिट कंप्लीशन, आपसे डिले होगा ऑडिट करने में। इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट ऑडिट ओपिनियन, आप मतलब गलत ओपिनियन देंगे ऑडिट से रिलेटेड। इंक्रीज ऑडिट कॉस्ट, आपकी ऑडिट कॉस्ट बढ़ जाएगी, और क्लाइंट का भी डिससेटिस्फेक्शन रहेगा, मतलब क्लाइंट भी सेटिस्फेक्शन नहीं होगा उससे। तो अगर ऑडिट ठीक नहीं रहेगी तो आप मान लो इंटरनल की बात ना करें, स्टेटूटरी की बात करें, तो फिर मैं आपको जो इन्वेस्टर्स है उनका भी ध्यान रखना पड़ता है, शेयर होल्डर्स है उनका भी ध्यान रखना पड़ता है, तो वो सब के साथ क्या डिससेटिस्फाई रहेंगे
अगर आप गलत ऑडिट प्लानिंग करते हो तो पूरी ऑडिट ख़राब हो जाएगी। तो ये इसका कंक्लूजन, ऑडिट प्लानिंग इज़ फाउंडेशन ऑफ सक्सेसफुल ऑडिट। ठीक है, इट इंश्योर दैट ऑडिट इज़ परफॉर्म सिस्टमेटिकली, efficiently and professional manner. A well planned audit leads to accurate, timely and reliable audit reports, while poor planning can lead to errors, omission and reputational losses। तो यहाँ पे आपका ऑडिट प्लानिंग चैप्टर नंबर 5 खत्म होता है। जय हिंद।